हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आपके सामने एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूं। कक्षा 10 के बच्चों की मांग पर उनके लिए प्रकाश के परावर्तन से संबंधित एक एक वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। उसी कड़ी में आज हम लोग दर्पण की वक्रता, त्रिज्या, फोकस दूरी में संबंध को पढ़ेंगे। प्रतिबिंब के खींचने के नियम और अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, इन सभी को हम लोग आज पढ़ेंगे। कल के वीडियो में हमने आपको प्रतिबिंब के विषय में बताया था। प्रतिबिंब के विषय में बताया था। प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है, गोलीय दर्पण के विषय में बताया था कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, और कुछ परिभाषाएं भी आप लोगों को बताई गई थी पिछले वीडियो में, जिसमें ध्रुव किसे कहते हैं, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, फोकस दूरी किसे कहते हैं, मुख्य फोकस किसे कहते हैं, मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं। तो ये सारी परिभाषाएं आप लोगों को बताई गई थी उस समय। आज हम लोग छोटे छोटे 3 टॉपिकों के विषय में चर्चा करेंगे, जिसमें से पहला है दर्पण की वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। ये एक फॉर्मूला होता है F बराबर R/2, जहाँ F क्या है, जहाँ F इज इक्वल टू दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी, R इज इक्वल टू दर्पण की वक्रता त्रिज्या, दर्पण की वक्रता त्रिज्या, दर्पण की वक्रता त्रिज्या। अब संबंध को यदि हम परिभाषित करें तो यदि दर्पण का द्वारक, द्वारक क्या था, परावर्तक तल का व्यास। दर्पण का द्वारक क्या था, परावर्तक तल का व्यास। यदि परावर्तक तल का व्यास यानी दर्पण का द्वारक वक्रता त्रिज्या से छोटा हो, वक्रता त्रिज्या से छोटा हो, तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये फार्मूला है। इसका निगमन आपको नहीं करना है। इसका निगमन आप अगली क्लासों में जाएंगे, क्लासेज में जाएंगे, तब वहाँ पर आपको इसका निगमन करना होगा। इसीलिए यहाँ सिर्फ आपको याद रखना है कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती। जो फोकस दूरी है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। किस कंडीशन में, जब दर्पण का द्वारक वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा छोटा हो तब। तो ये संबंध है F बराबर R/2। इसके पश्चात फिर प्रतिबिंब खींचने के नियम आ जाते हैं। प्रतिबिंब खींचने के नियम, प्रतिबिंब खींचने के 3 नियम हैं। प्रतिबिंब खींचने के 3 नियम हैं, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। चित्रों के माध्यम से इसको समझते हैं। एक अवतल दर्पण का चित्र बना लेते हैं और एक उत्तल दर्पण का चित्र हम लोग बना लेते हैं। यह हो गया उत्तल दर्पण, यह हो गया इसका ध्रुव, यह हो गया इसका फोकस F, मुख्य फोकस F, यह हो गया इसकी वक्रता त्रिज्या C, यह हो गया
इस दर्पण का ध्रुव, ये हो गया इसका मुख्य फोकस और ये हो गया इसका सी, वक्रता केंद्र। अब जो पहला नियम है वो क्या कहता है, सबसे पहले अवतल दर्पण में समझते हैं कि जो किरण, अवतल दर्पण में जो किरण मुख्य अक्ष के, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, वह किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। पहला नियम अवतल दर्पण के लिए कि जो किरण दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलती है वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात, मान लीजिए ए बिंदु पर टकराई तो दर्पण के परावर्तन के पश्चात जो कहां से होकर के जाती है, मुख्य फोकस से होकर के चली जाती है। उत्तल दर्पण में अवतल की परिभाषा, दो अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है, यह अवतल दर्पण के लिए। उत्तल दर्पण के लिए मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती। अभी आई इधर से, रूट ये है इसका, और चली गई कहाँ, इधर को, लेकिन कहाँ से, यहां से हम देखेंगे तो कहां से आती हुई प्रतीत होगी, मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। पहला नियम अवतल दर्पण में कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहाँ जाती है, कहाँ चली जाती है, मुख्य फोकस से होकर जाती है। उत्तल दर्पण में दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। परिभाषा को ध्यान में रखिएगा। पहला नियम हो गया। दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम जस्ट इसी का उल्टा है, जस्ट इसी का उल्टा है। जस्ट इसी का उल्टा है, हम देख लेते हैं इसको भी। दूसरा नियम दूसरा नियम अवतल दर्पण के लिए मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण, कहां से, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती। जस्ट उसी का उल्टा है। मुख्य अक्ष से समांतर चलने वाली प्रकाश किरण कहां से गई थी, मुख्य फोकस से होकर गई थी, और मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। उत्तल दर्पण में देखते हैं मुख्य फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती। मुख्य फोकस से होकर जाने वाली, अब मुख्य फोकस की ओर जाने वाली, दोनों में अंतर है। मुख्य फोकस से होकर जाने वाली, अब मुख्य फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। ये अवतल और उत्तल में डिफरेंस है। दूसरा नियम हो गया। तीसरा नियम क्या है, तीसरा नियम देख लेते हैं।
तीसरा नियम, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली, किसमें? अवतल दर्पण। वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण, ये वक्रता केंद्र से हो गया, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। पुनः उसी मार्ग से होकर वापस लौट जाती है, किसमें? अवतल दर्पण। उत्तल में देख लेते हैं, उत्तल में देख लेते हैं। उत्तल में देख लेते हैं, वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली, वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से ही आती हुई प्रतीत होती है। तीसरा नियम क्या है? तीसरा नियम है किसके लिए? उत्तल दर्पण के लिए। उत्तल दर्पण के लिए तीसरा नियम है, क्या है? वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतीत होती है। इसमें क्या है? वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। इसमें क्या है? उत्तल दर्पण में कि वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतीत होती है, मार्ग पर पुनः वापस लौट जाती है। ये भी लिख सकते हैं, ये भी जान सकते हैं, ध्यान में ये भी रखिएगा। ये हो गया। अब इन्हीं तीनों नियमों के आधार पर, इन्हीं तीन नियम जो भी समझाए हैं मैं आपको, अभी समझाए कौन कौन से नियम? 3 नियम। पुनः एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। दूसरा नियम क्या है कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली प्रकाश की किरण या वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग पर वापस लौटता है। इन्हीं 3 नियमों की सहायता से हम अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना समझेंगे। इसकी कई स्थितियां हैं। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने की कई स्थितियां हैं। ध्यान रखिएगा, उत्तल दर्पण में केवल एक स्थिति है और सारे प्रतिबिंब उसी तरह बनते, लेकिन अवतल दर्पण में उसकी कई स्थितियां हैं। सबसे पहली स्थिति है प्रतिबिंब बनने की जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। जब वस्तु अनंत पर होगी तो क्या होगा? अनंत पर स्थित होगी तो हम जानते हैं कि जो किरणें किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, या ऐसे समझिए प्रकाश की किरणों को ना सोच करके ऐसे देखें कि जो यदि 2 समांतर रेखाएं हैं, गणितीय नियम है, 2 समांतर रेखाएं हैं आपस में, उनके मिलने की संभावना कहाँ है? अनंत पर। कहाँ मिलेंगी आपस में? अनंत पर मिलेंगी। ठीक है। तो ऐसे ही इस दर्पण में किसी वस्तु से जो भी किरण चलेगी वह कैसी आएगी? कैसी आएगी? समांतर आएगी। कैसी आएगी? समांतर आएगी। अतः कोई वस्तु यदि अनंत पर है तो पहली किरण जो आती है वो मुख्य फोकस से होकर जाती है। दूसरी किरण जो आती है वो वक्रता केंद्र से होकर जाती है। और दोनों किरणें कैसी आती हैं? समांतर आती हैं। कहाँ से आती हैं? अनंत से।
अब ये जो पहली किरण है जो मुख्य अक्ष के जो मुख्य फोकस से होकर जा रही है, वो हमने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर चली जाती है, मुख्य फोकस से मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। ठीक है, ये हो गया मुख्य अक्ष, ये हो गया मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष के कहाँ चली गई, समांतर चली गई पहली किरण। दूसरी किरण जो वक्रता केंद्र से होकर जाती है पुनः उसी मार्ग पर वापस लौट आती है। अब ये किरणें आपस में एक स्थान पर एक दूसरे को काट रही हैं, उसी स्थान पर प्रतिबिंब बन जाता है। किसका, उसी वस्तु बिंदु का प्रतिबिंब इस स्थान पर बन जाता है, यानी अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है। यह प्रतिबिंब कहाँ बनता है, यह प्रतिबिंब कहाँ बनता है, मुख्य फोकस पर। मुख्य फोकस पर किस तरह बनता है, उल्टा बनता है। और कैसा बनता है, वास्तविक बनता है। वास्तविक और आभासी में अंतर बताए थे हम आपको, वास्तविक बनता है। और चूंकि वस्तु बहुत बड़ी है, अनंत पर जो स्थित है, तो वस्तु से छोटा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। पुनः एक बार जान ले, मुख्य फोकस पर बनता है, उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। ये प्रथम स्थिति के लिए है जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। प्रथम किरण जो मुख्य फोकस से होकर जाती है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, जो दर्पण से परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग पर वापस लौट आती है। दोनों किरणें आपस में एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हैं, उसी बिंदु पर उस वस्तु बिंदु का प्रतिबिंब बन जाता है। यह प्रतिबिंब कैसा होगा, मुख्य फोकस पर होगा, स्थिति इसकी कैसा होगा, उल्टा होगा, वास्तविक होगा और वस्तु से छोटा बनता है। दूसरी स्थिति पर हम आ जाते हैं। दूसरी स्थिति क्या है, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य स्थित हो। कहाँ स्थित हो, अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य स्थित हो। अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य स्थित हो, यानी यहां स्थित हो, यहां स्थित हो। दूसरी स्थिति है ये। तो प्रथम किरण कहाँ से चलती है, प्रथम किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है। और कहाँ से होकर जाएगी, हमने आपको बताया था जो किरण मुख्य अक्ष से समांतर चलती है वो कहाँ से होकर जाएगी, बिल्कुल सही समझ रहे हैं, कहाँ से होकर जाएगी, मुख्य अक्ष के मुख्य फोकस से होकर निकल जाती है। जो किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है वह कहाँ होकर जाती है, पुनः उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। अब ये किरणें आपस में एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हैं, मान लीजिए वस्तु O डैश है, तो बिंदु O डैश का प्रतिबिंब बिंदु I डैश बन जाता है। इस तरह से यह प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। परीक्षा में भी आप ऐसे लिखेंगे, वक्रता केंद्र के बीच। कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। और कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। आप देख रहे होंगे वस्तु से छोटा भी बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। ठीक है, परीक्षा में कैसे लिखेंगे, मान लीजिए परीक्षा में आगे कैसे लिखेंगे, जब वस्तु कहाँ हो, जब वस्तु अनंत और
वक्रता केंद्र के बीच हो, वक्रता केंद्र के बीच हो। इस स्थिति में प्रथम वस्तु के बिंदु ओ डैश से चलने वाली प्रथम किरण जो मुख्य अक्ष से समांतर जाती है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर निकल जाती है। बिंदु ओ डैश से चलने वाली दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, जो दर्पण से परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग पर वापस लौट आती है। ये दोनों किरणें आपस में किसी बिंदु आई डैश पर काटती हैं, उसी बिंदु पर बिंदु ओ डैश का प्रतिबिंब आई डैश बन जाता है। यह प्रतिबिंब मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच होता है, उल्टा होता है, वास्तविक होता है और वस्तु से छोटा होता है। यह आप परीक्षा में लिखेंगे। ये दूसरी स्थिति थी। तीसरी स्थिति है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। तीसरी स्थिति है जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। तो उस समय क्या स्थितियां होंगी, इसको भी देख लेते हैं। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, उस समय क्या स्थिति होगी। मुख्य अक्ष बना लेते हैं, ये हो गया मुख्य फोकस, ये हो गया वक्रता केंद्र। अब वस्तु यहाँ स्थित है। वस्तु कहाँ स्थित है, वक्रता केंद्र पर स्थित है। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित होगी तो प्रथम किरण कहाँ चलेगी, मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी। और कहाँ से होकर जाएगी, मुख्य फोकस से होकर के जाएगी। दूसरी किरण कहाँ से चलेगी, दूसरी किरण मुख्य फोकस से होकर जाएगी। और कहाँ होकर जाएगी, कहाँ से होकर जाएगी, कहाँ होकर जाएगी, मुख्य फोकस से होकर जाएगी। और परावर्तन के पश्चात कहाँ जाएगी, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। ये दोनों किसी बिंदु पर काटेंगी, जिस बिंदु पर, उस बिंदु पर वस्तु ओ डैश का प्रतिबिंब, मान लीजिए वस्तु ओ डैश है तो प्रतिबिंब कैसा बन जाएगा, आई डैश बन जाएगा। ये हो गया मुख्य फोकस। ठीक है, प्रथम किरण मुख्य फोकस के समांतर चलती है, जो मुख्य अक्ष से समांतर चलती है, मुख्य फोकस से होकर जाती है। दूसरी किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है, जो समांतर चली जाती है। अब इसकी स्थिति क्या होगी, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर बनेगा। कैसा होगा, वास्तविक होगा। और कैसा होगा, उल्टा होगा, उल्टा होगा। और कैसा होगा, वस्तु के बराबर होगा, वस्तु के बराबर। ठीक है, ये हो गई तीसरी स्थिति। अब चौथी स्थिति की यदि हम बात करें, चौथी स्थिति की बात करें कि जब वस्तु कहाँ स्थित हो, जब वस्तु ये चौथी स्थिति हो गई। जब वस्तु कहाँ हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच स्थित हो, मुख्य फोकस के बीच स्थित हो।
ये हो गया इसका मुख्य फोकस, ये हो गया वक्रता केंद्र। अब वस्तु यहाँ स्थित हो, ठीक है। पहली किरण कहाँ चलेगी? मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी। कहाँ से होकर जाएगी? मुख्य फोकस से होकर जाएगी। और दूसरी किरण कहाँ चलेगी? मुख्य फोकस से होकर जाएगी, जो परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाएगी? वक्रता केंद्र से होकर जाएगी। कहाँ से जाएगी? मुख्य फोकस से होकर जाएगी और कहाँ निकलेगी? मुख्य अक्ष के समांतर। अब ये कहाँ काट रही? इस स्थान पर काट रही। परीक्षा में आ गया तो कैसे लिखेंगे? वस्तु के बिंदु O डैश से प्रथम किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, जो मुख्य फोकस से होकर जाती है। द्वितीय किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है, जो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। ये किरणें आपस में बिंदु I डैश पर काटती हैं। इसी बिंदु पर बिंदु O डैश का प्रतिबिंब I डैश बन जाता है। यह प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक होगा। और कैसा होगा? उल्टा होगा, वस्तु से बड़ा होगा। और कैसा होगा? कहाँ होगा? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच होगा। वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, अनंत के बीच बनेगा, ठीक है। चौथी स्थिति हो गई। पांचवी स्थिति में हम वस्तु को कहाँ रखेंगे? मुख्य फोकस पर रखेंगे। पांचवी स्थिति भी देख लेते हैं। पांचवी स्थिति भी देख लेते हैं। पांचवी स्थिति में जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो, वस्तु कहाँ हो? मुख्य फोकस पर स्थित हो। पांचवी स्थिति कहाँ होगी? जब मुख्य फोकस पर स्थित होगी। पहली किरण कहाँ चलेगी? मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी। ऐसे लिख लेते हैं, जब वस्तु मुख्य फोकस पर हो, मुख्य फोकस पर हो तब पहली किरण मुख्य अक्ष से समांतर चलती है। हम जानते हैं कि जो किरण मुख्य अक्ष से समांतर चलती है वो कहाँ से होकर जाती है? मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। मुख्य फोकस से होकर जाती है। दूसरी किरण कहाँ जाती है? दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है और वह दर्पण से परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग पर वापस लौट आती है। ये किरणें कैसी होंगी? आपस में समांतर होती। कैसी होंगी? समांतर होंगी। और ये कहाँ जाएंगी? अनंत पर। अनंत पर जाएंगी। लिखना भी होगा तो कैसे लिखेंगे? प्रथम किरण मुख्य अक्ष से समांतर चलती है, जो मुख्य फोकस से होकर जाती है। दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, जो पुनः उसी मार्ग पर वापस लौट आती है। ये इन दोनों किरणों की मिलने की संभावना कहाँ होगी? अनंत पर। क्यों? क्योंकि कैसी है ये? आपस में समांतर हैं, तो अनंत पर होगी। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा और उल्टा और वास्तविक। उल्टा अनंत पर बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। स्टूडेंट्स, एक स्थिति और बची है इसकी, एक स्थिति और बची है, इसको भी देख लेते हैं।
एक स्थिति और बची है, जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो। मुख्य फोकस और कहाँ हो? ध्रुव के बीच, ध्रुव P के बीच, यानी दर्पण से बहुत ही क्लोज हो, तब क्या स्थिति पर स्थित होती है? प्रथम किरण चलती है मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, जो कहाँ से होकर जाती है? मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। दूसरी किरण कहाँ से चलती है? दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है। दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है और जिस मार्ग से जाती है पुनः उसी मार्ग से वापस लौट आती है। अब देख रहे हैं इन किरण, चूंकि किरणें यहाँ से फैलती चली जा रही, यानी अब इनके मिलने की संभावना कहीं नहीं है। तो कहाँ मिलने की संभावना है? यदि इनको हम आगे बढ़ाएं, इस तरह से आगे बढ़ाएं डॉटेड रूप में, इस तरह से इसको भी आगे बढ़ाएं, इस तरह से आगे बढ़ाएं, तो अब कहाँ मिलने की संभावना है? अब आगे मिलने की संभावना नहीं है, तो पीछे बढ़ाते हैं तो कुछ इस स्थान पर दोनों किरणों के मिलने की संभावना है, कुछ इस स्थान। अब इस स्थान पर बिंदु O डैश का प्रतिबिंब I डैश बनता है। O डैश का प्रतिबिंब कैसा बनता है? I डैश। यह प्रतिबिंब कैसा होगा? अब चूंकि दर्पण के सामने बन नहीं रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है, तो कैसा होगा? आभासी होगा। कैसा होगा? आभासी होगा, सीधा होगा, सीधा होगा और कैसा होगा? वस्तु से बड़ा होगा, वस्तु से बड़ा होगा। अब हमने ये 6 स्थितियां देखी, 6 स्थितियां देखी। जब वस्तु अनंत पर है, जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच है, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर है, जब वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच है, जब मुख्य फोकस पर है और जब मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच है। इन 6 स्थितियों में हर जगह प्रतिबिंब कैसा बना? उल्टा बना, वास्तविक बना। लेकिन इस केवल एक स्थिति में, अवतल दर्पण की केवल एक स्थिति में प्रतिबिंब सीधा बनता है, प्रतिबिंब आभासी बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। यानी अवतल दर्पण की सिर्फ एक स्थिति में प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है, बाकी परिस्थितियों में प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है और प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक बनता है। एक रह गया, एक अन्य टॉपिक रह गया, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इसको हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे कि उत्तल द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, किस स्थान पर बनता है, किन किन परिस्थितियों के लिए कैसे कैसे बनता है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारा अगला वीडियो भी देखिए। और इस वीडियो में यदि कहीं आपको इन 3 टॉपिक में वक्रता, त्रिज्या, फोकस दूरी में संबंध, प्रतिबिंब खींचने के नियम और अवतल द्वारा दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने में यदि कहीं कोई कठिनाई आई हो तो हमको कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और आज के लिए बस इतना ही। यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को ज़रूर दबा देंगे, जिससे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। इसी के लिए आपका इन सब टॉपिक पर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आवश्यकता इस बात की है कि आप प्रत्येक भाग का भाग 1, भाग 2, भाग 3 इस तरह से जैसे जैसे वीडियो आता जा रहा है उसको आप ज़रूर देखें और अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।